हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्क्वायर जोन। आज हम अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मैं अभी पार्ट 1 करा रहा हूँ और ये चैप्टर 3-4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एसआई यूनिट के बारे में भी बात होगी। पहला हमारा इसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सा ऐसे समझते हैं हम कि द इलेक्ट्रिक करंट इज दैट करंट इन विच द चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, या फिर इसको हम कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसकी डेफिनेशन ये एक हो सकती है या ये भी हो सकती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो हो रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम ये भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स पर प्रोटॉन्स। फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स पर प्रोटॉन कभी हिलते नहीं है, इसीलिए हमने इसको प्रोटॉन्स अपनी जगह पे ही रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गई बात। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कैसे करते हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, तो अब इसको समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ये हुई हमारी बैटरी, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब यहाँ पे जब बैटरी वोल्टेज देती है, वो इसकी बात आगे भी होगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर ब्रॉडर बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है, सॉरी। हर शेल में इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। आप शेल तो जानते ही होंगे ना, हर एक शेल जो एटम की होती है, मान लीजिए इसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है और आखिरी वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ तो मेरे लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा ईजी होगा। मेरे लिए जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसे निकालना इजी रहेगा। क्यों इजी रहेगा? क्योंकि जब यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा रहे होते हैं, तो जितनी दूर ये रेडियस बढ़ती जाती है, एटॉमिक रेडियस, जितनी दूर ये शेल्स बढ़ती जाती हैं, उतना जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर ये कम फोर्स लगा पाएगा। जैसे ये सबसे पास है तो इसको सबसे ज़्यादा पकड़ के रखेगा, और इससे दूर जो रहेगा उससे थोड़ा कम फोर्स रहेगा, उससे दूर जो रहेगा उससे थोड़ा और कम फोर्स रहेगा, जो सबसे आखिरी होगा उस पर सबसे कम फोर्स लग रहा होगा। इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। बाहर कैसे बाहर निकालेंगे, हमें इसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। या तो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मान लीजिए एक पेन है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ये मैंने इसमें एटम्स है। अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को हीट करने लगा, मैंने यहाँ पे बर्नर रखा और मैं इसे हीट करने लगा, तो क्या आप ये बता सकते कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, यहाँ पे सारे? जब यहाँ पे टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे कंडक्शन होगा। कंडक्शन मतलब जो एक एटम में अगर हीट आई तो वो दूसरे को ट्रांसमिट करेगा, दूसरे एटम में हीट आई तो वो तीसरे को ट्रांसमिट करेगा, तो यहाँ पे हर एटम में हीट पहुँचेगी। तो एनर्जी हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम उसे किसी भी टाइप की हीट एनर्जी देते हैं। या तो हम हीट करके दे सकते हैं, या फिर उसको रब करेंगे। रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और वहाँ से फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस हुई तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर था वो निकल आया। अब यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ वायर, ये था, ये एक वायर। अब इसमें बहुत सारे एटम होंगे, मैं इसको दूर दूर रखता हूँ अभी, समझने में आसानी होगी। यहाँ पे बहुत सारे आइटम हो गए। अगर मान लीजिए मैंने इसको किसी टाइप की एनर्जी प्रोवाइड की, तो इसके हर एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर रोम करने लगेगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अब ऐसे ही हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। और ये जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए हर एटम से, क्योंकि हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये जो फ्लो है हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी फ्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने समझ लिया। आप कैसे मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसको, कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन
किसी भी एटम से निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो हम उसको रब कर देंगे तब एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर हम उसको हीट कर देंगे तब एनर्जी प्रोवाइड होगी, तो ये निकल आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते निकलते सराउंडिंग में मूव करने लगते हैं और खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आके एक फ्लो बना लेते हैं। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक करंट की। अब यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले पे थोड़ा और ध्यान दे देते हैं। ये होता है हमारा सिंबल आई, ये होता है Q बाय T, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है अभी आपको पता चलेगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं इधर से आपको खुद ही डेराइव कराऊंगा। ये है Q मतलब चार्जेस सॉरी, चार्जेस की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C लिखते हैं, कूलम्स। चार्जेस की एसआई यूनिट हो गई कूलम्स, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। यहाँ पे बहुत बच्चे न्यूमेरिकल्स में बहुत सी गलती करते हैं। जब अगर आपको टाइम अगर मिनट्स में दिया है और आपसे इलेक्ट्रिक करंट पूछा और आपको कुछ भी कूलम चार्ज दिया है, तो आपको सबसे पहले टाइम को सेकेंड्स में ही कन्वर्ट करना होगा, वरना आपका आंसर पक्का गलत आएगा। क्यों, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो, आपको हर यूनिट को उसकी एसआई यूनिट में बदलना है, फिर आपको उस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ये हो गई टाइम की यूनिट सेकेंड्स। अब यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू Q बाई टी मतलब Q का यहाँ पे मतलब हो गया चार्ज की एसआई यूनिट हो गई C, और टाइम की क्या एसआई यूनिट हो गई S। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो कूलम्स पर सेकेंड, या इसको फाइंड किया था एंड्रे एम्पियर ने, तो उनके नाम पे हम इसको रखते हैं। उनके नाम पे इस यूनिट को रखा गया है, इसका नाम रखा गया है एम्पियर्स। यहाँ पे C बाई एस, या फिर मतलब कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, हम इन दोनों को ही इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट मान सकते हैं। ये होगा हमारी ये बात, एम्पियर्स या कूलम पर सेकेंड। अब आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? आप हर एसआई यूनिट को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। आप सीधे इसका फॉर्मूला लिखेंगे। 1 एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल टू Q बाई टी होता है, तो Q की वैल्यू Q का एसआई यूनिट होता है C, और टाइम का होता है S। तो सबके आगे आप 1 लगा दीजिए बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब सीधे आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट फॉर्म करना है। अगर आपको बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपको सीधे ये लिखना है 1 एम्पियर इज सेड टू बी दैट करंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। सीधे आपकी ये डेफिनेशन बन गई। 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी दैट करंट इन विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज पर सेकेंड। ये होगी आपकी सिंपल सी डेफिनेशन। आप किसी भी एसआई यूनिट को निकालने के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक क्लॉक है, या फिर एक आपके पास क्या कह सकते हैं आप, कोई भी बॉक्स है। ऐसे ही आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप चाह रहे हैं कि हम इस पे पूरा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस पे कितना चार्ज है आपको ये पता करना है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्यू चार्जेस होते हैं, उसकी एक तो हमने फॉर्मूला ये देखा था कि I इक्वल टू Q बाई टी। एक इसका फॉर्मूला ये था I इक्वल टू Q बाई टी। लेकिन अगर Q के हम दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है Q मतलब चार्जेस। अब यहाँ पे हम मान लीजिए इस पूरे बॉक्स पे हम जानना चाह रहे हैं कि कितने चार्जेस हैं, तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि NE। जैसे आपको मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी है किडनी। अब किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं,
बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये इनका काम होता है यूरिन फॉर्मेशन का। अब यहाँ से हर एक नेफ्रॉन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म करता है। तो मान लीजिए इसने 1 ml ऑफ यूरिन फॉर्म की और इसने 1 ml ऑफ यूरिन फॉर्म की, ऐसे ही मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन ने 1 ml यूरिन फॉर्म की। अब हमें जानना है कि टोटल यूरिन कितनी फॉर्म हुई। तो टोटल यूरिन जितनी भी होगी वो होगी ये एक की जितनी यूरिन एक नेफ्रॉन ने प्रोड्यूस की और नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, अरे नेफ्रॉन्स सॉरी। तो यहाँ पे हमें जब यूरिन फॉर्मेशन के बारे में जानना था तो हमने एक नेफ्रॉन ने जितनी प्रोड्यूस की और जितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स थे उनको इससे इनटू कर दिया, तो हमारा आंसर आराम से आ जाता है। यहीं पे अगर हम इसी तरह जानना चाहें कि एक बॉडी पे कितना चार्ज है तो हम उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो जानते हैं। जैसे इस बॉक्स में बात की थी मैंने, अगर मुझे जानना है इसमें पूरे कितने चार्जेस हैं, इसमें कितने चार्जेस हैं, तो इसमें अगर मुझे पता चल जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो मैं इसका चार्ज आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि ई की वैल्यू हमें पता ही रहती है, जो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अगर कोई भी एटम है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी है जिस पे 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो आपको बताना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब आप जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम इसको एन ही रहने देते हैं और यहाँ पे 1e की वैल्यू हो जाती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू हो जाती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये कूलम्स। अब इधर इंटू में ये डिवाइड में जाएगा, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कट जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो कूलम कट जाएगा। ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो नियरली अबाउट 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम ऑफ चार्जेस आएंगे। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये हो गई बात। अगर आपसे कोई ऐसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ ले कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। मतलब अगर इतने 6.25 इंटू 10⁻18 अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जब उनका चार्ज मिला लेंगे तब एक कूलम चार्ज बनेगा। ये हो गई हमारी बात इसकी। तो अब मैं यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट करना चाहूँगा। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस और उसके बारे में, सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो थैंक यू।